गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो टॉपिक पढ़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वन शॉट डाला था अमीन का, फुल वीडियो पढ़ा है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है इसकी फुल वीडियो बनाए और पूरी वीडियो जो है वो आपको वॉच करने के लिए मिलेगी। और इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिन ट्रिक से आप क्वेश्चन का जो आंसर है विद इन सेकेंड निकाल पाएंगे। नॉटिफिकेशन भी बताएंगे इसमें, ई नॉट सेल कैसे निकाला जाता है, ई सेल कैसे निकाला जाता है, सब बातें हम आपको इसमें बताएंगे। और वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहने पर आपको इस चैप्टर से बहुत अच्छी अच्छी जो है चीज़ें मिलेंगी। और हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए बेटा, अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। जैसे पहला करंट लिखा, करंट बराबर आई बराबर होता है क्यू अपर टी। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्यू बराबर आई टी होता है। जैसे यहाँ देख लो ये लिखा है क्यू बराबर आई टी, तो बेटा आई निकालोगे तो क्यू अपान टी आ जाएगा। क्यू आपको पता है चार्ज होता है और टी क्या होता है, टाइम। अब हम पढ़ते हैं कंडक्शन। बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेटालिक कंडक्शन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। मेटालिक कंडक्शन क्या होता है? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन मेटल। मेटालिक कंडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। कहाँ मूव करते रहते हैं बेटा? मेटल में मूव करते हैं। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन मेटल। इसमें क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में ऑलवेज इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन सदैव इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। दूसरा पॉइंट है नो केमिकल चार्ज कैन प्रोड्यूस। मेटालिक कंडक्शन में कोई भी केमिकल चार्ज नहीं बनता है। मेटालिक कंडक्शन में कोई भी केमिकल चार्ज नहीं बनता है, लेकिन बेटा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में केमिकल चार्ज बनता है। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में जब केमिकल चार्ज बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कह देते हैं। बेटा इतना नोट करिए। देखिए बेटा, एग्जाम्पल जो अभी हमने बताया था ना, उसका एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl का अगर एग्जाम्पल बात करें तो देखो NaCl जब बेटा ब्रेक होगा तो Na प्लस में और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। आपको पता है जो पॉजिटिव होता है वो कैथोड होता है, जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है? एनोड होता है। तो हम कैथोड की बात करेंगे तो Na प्लस हमने लिया है। अब देखिए ये हमारा कैटायन है तो इसके पास एक प्लस चार्ज है, तो इस प्लस चार्ज इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ जाएगा और सोडियम सॉलिड बना देगा। क्या बना देगा? सोडियम सॉलिड। फिर आता है दूसरा एनोड। अब एनोड पर क्या होता है? Cl माइनस, क्योंकि Cl माइनस मीन्स माइनस का है, इसका मतलब ये होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो क्या बन गया? हाफ Cl2 बन गया है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस NaCl की जो इलेक्ट्रोलिसिस है कैथोड पर किया जाएगा, एनोड पर किया जाएगा, वो हमने आपको बोर्ड पे बता दिया है। नेक्स्ट बेटा हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में देखिए पहला क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दो तरीके हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आता है, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेटा नीट के लिए महा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और जब नीट में आता है ना तो तुम्हारे बोर्ड में तो ऐसे एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें कुछ करना ही नहीं है तुम्हें। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे? आप लेके उसमें कैसे पता चलेगा? मतलब 100% आयोनाइज्ड इन देयर सोल्यूशन। जो सोल्यूशन में 100% आयोनाइज हो जाए, मतलब 100% जो टूट जाए, उनको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और तीसरे होते हैं साल्ट। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जैसे H2SO4, HNO3, HCl, HClO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मतलब ये 100% आयोनाइज हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस में ऑल हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल के जितने भी हाइड्रोक्साइड है ना वो सब स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, एक्सेप्ट लिथियम को छोड़कर। लिथियम एंड SrOH का होल ट्वाइज और BaOH का होल ट्वाइज, इनको छोड़कर। अब एल्कलाइन, अब इसमें लिखा हमने एल्कली मेटल। एल्कली मेटल ध्यान रखना, एल्कली मेटल किसको कहते हैं?
एक आता है बेटा फर्स्ट ग्रुप आता है, एक सेकेंड ग्रुप आता है। तो बेटा एल्कली मेटल जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनको एल्कली मेटल कहते हैं, और जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं ना। तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, सभी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं केवल इन तीन को छोड़कर। फिर मोस्टली साल्ट लाइक कौन से साल्ट, NaCl, सोडियम एसीटेट और अमोनियम क्लोराइड, ये आपके इस सॉल्ट हो गए और ये भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। फिर दूसरा आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये आयोनाइज तो होंगे लेकिन पार्शियली आयोनाइज होते हैं, पूरी तरीके से ये ब्रेक नहीं होते हैं। तो आल्बिक एसिड में फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, इनऑर्गेनिक फास्फेट और HCl आ जाता है। वीक बेस में मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड और अमोनिया वीक बेस में आ जाती है। साल्ट में कौन सा आता है, AgCl आता है, PbCl2 आता है, PbSO4 आता है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। चलिए बेटा इसको नोट करो। अब देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑलवेज अकर एट इलेक्ट्रोड ओनली। बेटा इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ होती है, केवल और केवल इलेक्ट्रोड पर होगी, ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोलिसिस केवल इलेक्ट्रोड पर होती है। दूसरा पॉइंट दिस इलेक्ट्रोलिसिस इज टेक प्लेस अंटिल, मतलब ये इलेक्ट्रोलिसिस तब तक होती रहेगी जब तक, अंटिल का मतलब जब तक इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहेगी। एंड स्टॉप्ड इमीडिएटली, तो तुरंत रुक जाएगी। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज स्विच ऑफ, जब इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी तो फिर ये तुरंत रुक जाएगी। थर्ड पॉइंट है इन इलेक्ट्रोलिसिस टू केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इलेक्ट्रोलिसिस में दो केमिकल रिएक्शन होती हैं, कौन सी होती हैं बताते हैं आपको। अब बेटा आता है रिएक्शन एट कैथोड। दो प्रकार की रिएक्शन पढ़नी है अभी आपको, एक कैथोड पर दूसरी एनोड पर। ये महा इंपॉर्टेंट है और बेटा ये नीट में बहुत पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है, पहला पॉइंट है इफ लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीज चार्ज, ध्यान रखना, कैटायन आर प्रेजेंट इन वाटर, यदि ये कैटायन वाटर में प्रेजेंट हैं, then they never reduced at cathode, तो इन में से किसी का भी रिडक्शन कैथोड पर नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि अगर ये कैटायन वाटर में प्रेजेंट है तो इनका कभी भी रिडक्शन कैथोड पर नहीं होगा। जब कैथोड पर इनका रिडक्शन होगा ही नहीं तो फिर कैथोड पर रिडक्शन होगा किसका, वाटर का होगा। फिर कैथोड पर किसका रिडक्शन होगा, वाटर का। जैसे ये वाटर है, टूटता है तो H2 और 2OH में ब्रेक हुआ है, तो ये देखो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा। इन केस ऑफ अदर आयन, इनके अलावा भी और कोई आयन हो जैसे ZnCuAgNi, देन कैटायन गेट रिड्यूस्ड एट कैथोड, तब आप इन्हीं का जो है रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा वो कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा, और वाटर का रिडक्शन इसमें नहीं होगा। समझ में आ गया, नोट कर लो। ये बेटा जो रिएक्शन एट एनोड है ना, ये महा इंपॉर्टेंट है और इस पर स्टार बना लो आप, 2-4 स्टार बना लो और आगे लिख भी लेना फॉर नीट। नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है सुन लो, देखा इफ एनायन कंटेन ऑक्सीजन, यदि कोई एनायन ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन लाइक जैसे SO4, NO3, ClO4 इस तरीके की ऑक्सीजन दे रखी है, जैसे यहाँ 4 है, 3 है, 4 है, देन इट नेवर ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, तो इनका कभी भी ऑक्सीडेशन एनोड पर नहीं होगा। फिर ऑक्सीडेशन होगा किसका एनोड पर, वाटर का होगा, और जब वाटर का ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा तो फिर हमें एनोड पर क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। इफ एनायन हैव नो ऑक्सीजन, यदि एनायन में कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ तो एनायन में ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ यदि कोई ऑक्सीजन है ही नहीं एनायन में, देन ही गेट ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, तब उसका खुद ऑक्सीडेशन एनोड पर हो जाएगा। फिर वाटर का ऑक्सीडेशन एनोड पर नहीं होगा, केवल फ्लोरीन को छोड़कर, फ्लोरीन को छोड़कर। अब ये लिखना अबव स्टेटमेंट ओनली एप्लीकेबल व्हेन इनर्ट इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, ये ऊपर वाले जो स्टेटमेंट है ना, एनोड वाला और कैथोड वाला, ये बातें केवल उसी के लिए एप्लीकेबल हैं जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया गया है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे
Na2SO4, NaCl, H2SO4, CaH2, AgNO3, Ki और CuSO4। इसमें आपको ये बताना है कि एनोड पर क्या मिलेगा और कैथोड पर क्या मिलेगा। एनोड पर और कैथोड पर क्या मिलेगा, तो देखिए एनोड और कैथोड पर आपको बताते हैं कि अगर सोडियम और पीछे वाले रिएक्शन में थोड़ा ध्यान दीजिए कि एट कैथोड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने एक लिखवाया था लिखवा सर का नामक अलमन करके लिखवाया था कि Li पर पॉजिटिव चार्ज, K पर पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से उसको बताया था। तो देखो उसमें हमारा सोडियम आता है, और जब सोडियम आता है ना तो हमने कहा था उसका फिर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, किसका होगा ऑक्सीडेशन, वाटर का होगा। तो वाटर का जब होगा तो सोडियम की जगह पर क्या आएगा ऑक्सीडेशन में H2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो SO4 हमारा यहाँ प्रेजेंट है, इसमें जब SO4 यहाँ प्रेजेंट है तो फिर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा SO4 का, किसका होगा वाटर का, और वाटर का होगा तो क्या मिलेगा ऑक्सीजन। तो SO4 की जगह पर हमें ऑक्सीजन, Na2 की जगह पर हाइड्रोजन, Na की जगह पर हाइड्रोजन मिलेगा क्योंकि Na हमारा स्टेटमेंट में आ रहा है। Cl हमारा ना तो पहले वाले स्टेटमेंट में आ रहा है ना तो सेकंड वाले में आ रहा है, तो Cl जो होता है वो हमें Cl एज इट इज मिलेगा। हाइड्रोजन भी मिलेगा, SO4 आ रहा है तो SO4 जहां जहां आ रहा है तो वहां ऑक्सीजन मिलेगा। Ca आ रहा है पहले वाले कैथोड में तो Ca आ रहा है तो हाइड्रोजन मिलेगा, H2 तो रहेगा ही। Ag हमारे पहले स्टेटमेंट में नहीं आ रहा है तो Ag का, अगर Ag जो है वो हमें कैथोड पर मिलेगा। NO3 जो है वो हमारा देखो इसमें आ रहा है, इसका मतलब NO3 हमें कहाँ मिलेगा एनोड पर, और एनोड पर हमें NO3 की जगह पर क्या मिलेगा ऑक्सीजन मिलेगा। K हमारा कैथोड में आ रहा है तो K कैथोड में आ रहा है, इसका मतलब हमें हाइड्रोजन मिलेगा, K नहीं मिलेगा। और I कैथोड और सॉरी एनोड में आ नहीं रहा है तो नहीं आ रहा है, तो एनोड में हमें क्या मिलेगा यहाँ पर I मिलेगा। Cu कापर, कापर बेटा आ रहा है नहीं आ रहा है ना, कैथोड में कापर नहीं, जो लिखवा सर का नाम अगलमन करके हमने बताया उसमें कापर नहीं आ रहा है तो कापर एज इट इज हमें कैथोड पे मिलेगा, और SO4 की जगह पर हमें ऑक्सीजन मिलेगा एनोड पर। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट हमने लिखवाया है कैथोड और एनोड में, तो अगर वो चीजें आपके एग्जाम्पल में आ रही हैं तो उनकी जगह पर देख लो। जैसे हमने सोडियम है तो सोडियम हमारा कैथोड पर आ रहा है, तो हमने कहा जब सोडियम कैथोड पर आएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, किसका होगा वाटर का होगा, वाटर का होगा तो क्या मिलेगा हाइड्रोजन मिलेगा। बात समझ में आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, स्टार बना लो इसके ऊपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10-12 स्टार बना लो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, एक क्वेश्चन 100% आएगा आपके बोर्ड में। अब देखो वाटर की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो कैथोड पर क्या मिलता है, हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, कैथोड पर मिलता है हमें हाइड्रोजन। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन है, H2 मिला, वाटर को ब्रेक किया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए हमने तो H2 प्लस 2OH में टूट गया। एनोड पर 2H2O, इसको 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो O2 प्लस 4H। अब होगा क्या बेटा, देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, इस वाटर को कैथोड पर तोड़ा तो हाइड्रोजन मिला, इस वाटर को कैथोड पे एनोड पे तोड़ा तो क्या मिला ऑक्सीजन। ध्यान रखना कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कैथोड पर होती है तो हमें क्या मिलता है हाइड्रोजन। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस यदि एनोड पर मिलती है तो हमें क्या मिलता है, होती है तो ऑक्सीजन मिलता है। अब बेटा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कटेंगे ही नहीं, इसका मतलब इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। तो अब इसकी मल्टीप्लाई 2 से करो, 2 2 जा 4, 4H2O में 2H2O ऐड करो, कितना हो गया 6H2O, एरो बना दिया, ये 2H2 लिख दिया प्लस O2 लिख दिया प्लस 2OH माइनस और 4H प्लस आपस में मिला के 4H2O बना लेंगे। अब क्या होता है बेटा, यहाँ से 6, अब देखो यहाँ पर 6H2O और 4H2O ये है, तो इन 4H2O को जब आप बराबर के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस का अभी काय का हो जाएगा, माइनस का हो गया। तो जब 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो 2H2O बचेगा। अब 2H2 में क्या होगा 2H2 और O2, इट मीन्स इसका मतलब है वाटर का जो वेट होता है वो होता है 18 ग्राम। देखो वाटर का कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, वाटर का ये हो गया 2 और ये हो गया 16, तो कितना हो गया 18 हो गया। एक वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 18 ग्राम, और यहाँ वाटर के कितने मॉलिक्यूल है 2, तो 2 मॉलिक्यूल है तो कितना हो गया 18 2 जा 36 ग्राम हो गया। जब हमारे पास 36 ग्राम वाटर होता है तो उसमें हमें 3 गैसें मिलती हैं,
2 और 1 3, इट मीन्स गैस के कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं? 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं। 36 ग्राम जो वाटर है उससे हमें गैस के 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि गैस का जो वॉल्यूम है एसटीपी पर कितना होगा, तो 3 तो हमारे यही होगा। उसके बाद एसटीपी पर गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 होता है। 22.4 की 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 67.3 लीटर वॉल्यूम मिलता है। इसका मतलब 36 ग्राम यदि आपके पास वाटर है तो उसमें आपको 67.3 लीटर वॉल्यूम मिलेगा। बात समझ में आ गई? नोट कर लो बेटा। जो अभी हमने तुम्हें बताया था उस पर क्वेश्चन अभी ये कम करवा देते हैं। लिखा वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 9 ग्राम वाटर एट एसटीपी। जब 9 ग्राम वाटर एसटीपी पर देखेंगे तो 9 ग्राम वाटर का वॉल्यूम एसटीपी पर होगा कितना, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा है कि जब बेटा आपके पास 36 ग्राम वाटर होता है तो 36 ग्राम वाटर से आपको कितना वॉल्यूम मिलता है? 67.2 या फिर 3, आप 2 मान लो। उसमें हमने 3 लिखवाया, 2 3 दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो फिर इस वाली डिजिट पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 0.5 होता है यहाँ पर तब फर्क पड़ता है। तो आप 2 या 3 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ 2 मान लो। अगर 36 ग्राम वाटर से 67.2 लीटर वॉल्यूम मिलता है तो 1 ग्राम वाटर से कितना वॉल्यूम मिलेगा? तो 1 ग्राम वाटर से मिलेगा 67.2 अपान 36 मिल जाएगा ये इस वाले से। तो 1 ग्राम वाटर से कितना मिलेगा बेटा? इसको ऊपर रखो, इससे डिवाइड कर दो, 1 ग्राम वाटर से मिल जाएगा। आपसे पूछा गया है 9 ग्राम वाटर से कितना वॉल्यूम मिलेगा, तो आप लिखेंगे 9 ग्राम वाटर से मिलेगा बेटा 67.2 इंटू 9 अपान 36, 9 4 जा 36। अब इसको डिवाइड करो, 4 बन जा 4, कितना बचा? 2 इधर आ गया, तो ये हो गया 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28 ज्यादा हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं 4 6 जा 24, 3 आया यहाँ पर पॉइंट लगाया और 4 8 जा 32, ये डिवाइड हो। तो आप लिखेंगे कि 9 ग्राम वाटर से जो हमें वॉल्यूम मिलेगा वो 16.8 मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आ गई है? तो 16.8 वॉल्यूम मिलेगा आपको 9 ग्राम वाटर से। नोट कर लो। तो नेक्स्ट बेटा जो हमारी हेडिंग है ना वो फैराडे लॉ। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा नाम नहीं है, बहुत ज्यादा है ना। तो फैराडे लॉ में सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, अभी 2 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ है और एक सेकेंड लॉ है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में क्या कहता है बेटा? ये लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार अमाउंट या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अमाउंट, वेट या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? चार्ज के हो गया। अब वेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों? चार्ज बराबर क्या होता है बेटा? IT होता है। तो W, अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा ZIT। आप पढ़ सकते हो W बराबर जिट, ZIT, W बराबर जिट। तो Z को कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। आपको पता है IT बराबर क्या होता है? Q होता है। तो W बराबर ZQ हो गया। 2 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर। देखो भाई सेकेंड लॉ ऑफ जो थर्मोडायनामिक सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे है ना, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें अलग से 2 नंबर का या 3 नंबर का पूछ लेते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे जो वो आप एक्सप्लेन करो। देखा, इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू 2 और मोर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यदि 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें आपने सेम इलेक्ट्रिसिटी को यदि पास किया है और वो सेल जो है वो एक सीरीज में आपने जोड़ दी है, तो सेम टाइम में क्या होगा? देन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट।
तो एक ही समय में या तो सबस्टांस डिपॉजिट होगा या फिर सबस्टांस निकल जाएगा, लिबरेट हो जाएगा एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड मस्ट बी सेम। लेकिन जो आपने डिफरेंट इलेक्ट्रोड है ना, वो कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। लिबरेट होगा सबस्टांस से या डिपॉजिट होगा एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड मस्ट बी सेम। डिफरेंट इलेक्ट्रोड नहीं होने चाहिए, इलेक्ट्रोड कैसे होने चाहिए? मस्ट बी सेम। जैसे एक सेल दूसरी सेल, इसका ग्राम इक्विवेलेंट 1, इसका भी ग्राम इक्विवेलेंट मान लो इसका 2 है। अच्छा, आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? W वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसका हो गया, इसका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट W2 अपॉन E2 हो गया। आपको पता है W बराबर बेटा जिट होता है, IT से IT कैंसिल हो जाएगा तो Z1 अपान E1 इक्वल टू Z2 अपान E2 आ जाएगा। इसको थोड़ा पलट दो, E1 अपान Z1 बराबर E2 अपान Z2 आ गया। चूंकि पलटा क्यों, उल्टा क्यों किया है? E अपान Z बराबर कांस्टेंट होता है जो किसके बराबर होता है? फैराडे के बराबर होता है। तो E बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? ZF। E बराबर क्या हो गया? ZF। अब बेटा F क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 96,500 होती है। यहाँ से देखिए E बराबर F इंटू, अब देखिए Z बराबर क्या होता है? W बराबर जिट होता है ना फॉर्मूला, बोलो W बराबर होता है जिट। तो यहां से हम लिखेंगे E बराबर F इंटू W अपान, अब देखो W अपान IT। अब W अपान IT चूंकि Z बराबर होता है, यहां से जब हम Z निकालेंगे तो W अपान IT आ जाएगा। E बराबर ZF, तो F तो हमारा यही है, ये वाला F यहाँ पर। Z बराबर क्या है? W अपान IT, तो W अपान IT यहाँ पर पुट कर दिया। W अपान E बराबर क्या हो जाएगा? W अपान E बराबर IT अपान F हो गया। यहाँ से इसको रीअरेंज किया। इसका मतलब है कि ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो W अपान E के बराबर होता है, या वॉल्यूम अपान इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर होता है, या मोल इनटू बैलेंस फैक्टर के बराबर होता है, या नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ml के बराबर होता है इनटू IT अपान F के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन की है, तो कैलकुलेशन केवल इसलिए की है कि आपको ये पता चल जाए ये चार्ज कहाँ से आया है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल में क्या होता है? इतने एवोगैड्रो नंबर होते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इनको मल्टीप्लाई किया और 96,500 कूलम चार्ज निकल के आ गया। तो ये सेकेंड लॉ हमारा जो है वो फिनिश हुआ है। नोट करो इसको। देखिए अब Na+, देखिए सोडियम के पास एक चार्ज है, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसको सॉलिड में बदलने के लिए इसको एक फैराडे की आवश्यकता होगी। जितने चार्ज हो उतने ही फैराडे की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना, प्लस है चार्ज। तो 1 फैराडे की आवश्यकता होगी तब सॉलिड बन गया। अब इसका सोडियम का जो वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 23 ग्राम। 23 ग्राम जो है वो किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है ना। 1 मोल 23 ग्राम के बराबर है। अब इसमें कितने फैराडे की आवश्यकता पड़ी है? 1, तो लिख दिया 1 ग्राम इक्विवेलेंट फैराडे की आवश्यकता पड़ी। कॉपर +2, इसको 2 चार्ज है, इसको सॉलिड में चेंज करने के लिए 2 फैराडे की आवश्यकता होगी। जब 2 फैराडे की आवश्यकता होगी, अभी आपने पढ़ा है कि जब 2 फैराडे की आवश्यकता होगी तो इसका मॉलिक्यूलर वेट या वेट कितना? 63.5 ग्राम। ये किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। और 2 फैराडे की आवश्यकता है तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। एल्युमिनियम +3, 3 फैराडे की आवश्यकता होगी तो 27 ग्राम हो जाएगा 1 मोल। और ये 1 मोल जो है ना इसमें 3 ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो फैराडे की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन देखिए, सर्टेन करंट गिव 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 2 आवर, देन हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर कैन बी लिबरेट इफ सेम करंट इज पास थ्रू Cu2SO4 सॉल्यूशन। यदि Cu2SO4 सॉल्यूशन में सेम करंट पास होता है तो आपको कितने कॉपर आयन जो है उसमें लिबरेट होंगे वो आपको बताना है। तो सीधी बात, नो बकवास, आपको हमने फार्मूला बताया था W अपान E बराबर W1 अपान E1 बराबर W2 अपान क्या हो जाएगा? E2। W1 बेटा ये हाइड्रोजन के लिए मान लो, ये हाइड्रोजन के लिए मान लो, ये कॉपर के लिए मान लो, किसके लिए? ये कॉपर के लिए मान लो। बात समझ में आ गई? तो W1 वेट कितना दिया गया है? 0.5
0.5 इक्विवेलेंट वेट क्या होता है इसका, हाइड्रोजन का तो बना ही रहेगा, इक्वल टू वेट कॉपर का आपको बताना है, Cu+2 लिख दिया यहाँ पर, Cu+2 अपन इक्विवेलेंट कॉपर का कितना बेटा 63.5। अब देखो इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे, इक्विवेलेंट जो वेट होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 63.5 बटे 2, डिवाइड करो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, पॉइंट लगाए 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, यही तो आएगा। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, कितना बचा अपन 2 8 जा 16 ज्यादा और 2 7 जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, ये आ जाएगा। यहाँ पर कितना रखोगे 31.75। तो कॉपर आपको निकालना है, Cu+ वाला निकालना है, तो क्या हो जाएगा 31.75 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 31.75 की मल्टीप्लाई 0.5 से, 5 जा कितना हो गया 25, कैरी कितना होगा 2, 5 7 जा 35, ठीक है 35 में 2 ऐड किया 37, कैरी कितना हुआ 3 यहाँ लिखो, 5 1 जा 5 3 8, 5 3 जा 15, तो 1 2 3 1 2 3, आंसर कितना आ गया कॉपर +2, आंसर आएगा 15.87 कॉपर जो है वो लिबरेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में सबसे पहले इसमें थोड़ी थ्योरी है वो लिख लीजिए, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ आयन कामा प्रेशर, कामा प्रेशर, कामा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कामा टेम्परेचर, टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें दूसरा, व्हेन अ मेटल रॉड, व्हेन ए मेटल रॉड इज डिप्ड, इज dipped in solution, solution of its own salt, then rod become either positively or negatively, positively or negatively charged with respect to solution, with respect to solution, due to potential difference, due to potential difference, due to potential difference is set up, is set up between the rod and solution is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, किस पर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, आयन, प्रेशर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा, व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड इन सॉल्यूशन, जब किसी मेटल रॉड को सॉल्यूशन में डालते हैं, उसके अपने सॉल्यूशन में जब डालते हैं तो रॉड पर या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आ जाता है। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, किसके बीच में रॉड और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। नोट कर लो।
देखो भाई, अब इसी का एग्जांपल, लेट अस कॉपर आयन कंसंट्रेशन इज हायर इन सॉल्यूशन। मान लो सॉल्यूशन में कॉपर आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो अभी हमने बताया ना कि रॉड पर या तो सबस्टेंस से डिपॉजिट हो गया तो लिबरेट होगा। अब देखो ये हमारे पास एक सेल है ना, इसमें कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट भरा है। अब कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर की जो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन है वो यहाँ है ज्यादा, तो इस रॉड पर, ये जो ना कैथोड वाली रॉड है, तो इस पर क्या डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो कॉपर डिपॉजिट होगा ना, तो इसमें कॉपर की रिएक्शन जब 2 इलेक्ट्रॉन के साथ करवाई, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कॉपर सॉलिड बन गया। अब दूसरा देख लेते हैं इलेक्ट्रोड, लेट जिंक कंसंट्रेशन इज लेसर इन सॉल्यूशन। मान लो सॉल्यूशन है ये, इसमें एक रॉड पड़ी हुई है और ये ZnSO4, इसमें जिंक जो सॉल्यूशन है ना, जिंक की कंसंट्रेशन वो बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉनों को निकाला होगा तो क्या बना दिया, Zn+2 बना दिया। इट मींस कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर होता है, और जिंक Zn से क्या बना, Zn+2 बना है। अब एनोड पर होता है तो बेटा यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। नोट हो गया इतना। चलिए तो बेटे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन लगेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को SEP शॉर्टकट में कहते हैं या फिर E0 सेल भी कहते हैं। E0 सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिडक्शन इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं या फिर माइनस ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले E0 इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, हमने आपको थर्मोडायनामिक्स में बताया था। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास पर डिपेंड ना करे वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। जैसे Zn 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो Zn सॉलिड बन गया, इसके लिए E0 सेल की वैल्यू 0.76। फिर यहाँ पर इसी रिएक्शन के 2 मॉलिक्यूल लेकर करवाते हैं तब भी इसकी रिएक्शन क्या है, E0 सेल की वैल्यू क्या है, 0.76 है। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हम E0 सेल को निकालेंगे कैसे। E0 सेल देखो बेटा निकल ही नहीं पाता है कि इलेक्ट्रॉन सेल में किसका माइनस करें और किसको प्लस करें। तो देखो ये हमने हिंदी में एक पॉइंट लिखा है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन। और जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा उसका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। तो बेटा एक का हो रहा है रिडक्शन और एक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ध्यान रखना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका होगा रिडक्शन। और जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गई है, नोट कर लो। देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से तुम्हें E0 सेल निकालने के लिए बहुत तुम्हें हेल्प मिलेगी। तो इसको हम आपको एक शुद्ध हिंदी में लिखवा रहे हैं एक पॉइंट, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक होगा, ये देखो लिख रहे हैं, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वह कैथोड पर जाएगा और जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वह एनोड पर जाएगा। देखिए जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वह कैथोड पर जाएगा और जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले इतना नोट करो और फिर नेक्स्ट बताते हैं। देखिए अब ये हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ लिया। अब देखो अगर ये तुम्हें समझ में आ गया ना तो फिर ये क्वेश्चन है ना विद इन सेकेंड आएगा। देखो अब लिखा है कैलकुलेट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो E0 सेल मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E0 सेल बराबर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड। बात समझ में आ गई। इसका मतलब कैथोड और तुम्हें एनोड करना है, कैथोड माइनस एनोड।
हमने क्या आपसे पूछा है, आपको ई सेल बताना, ई नॉट सेल Zn और Cu के लिए बताना है। Zn और Cu के लिए आपको ई नॉट सेल बताना है, कैसे बताओगे? तो फार्मूला क्या है आपके पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड और एनोड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है? तो देखो ये क्या लिखा है, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वह कैथोड पर जाएगा, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कहाँ जाएगा, कैथोड पर। तो बेटा चेक कर लो, Zn और Cu सेल है हमारी, तो इलेक्ट्रोड कैथोड पोटेंशियल ज्यादा किसका है, कॉपर का है ना, तो कॉपर कहाँ जाएगा, कैथोड पर। इसका मतलब है आप ई नॉट सेल लिखेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस, क्योंकि इसका प्लस में दिया गया ना, ये माइनस में दिया गया, माइनस का इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। ये हो गया आपका कैथोड, ये हो गया एनोड, लिख भी देते हैं, ये हो गया आपका कैथोड और ये हो गया एनोड। अब क्या करेंगे भाई, कॉपर की वैल्यू कितनी है 0.34, माइनस लगाया और फिर माइनस में एक वैल्यू और भी है, तो माइनस का 0.76, तो क्या हो जाएगा 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76, आंसर कितना आ जाएगा 1.10 आ जाएगा। 6 4 10 का शून्य, कैरी कितना हुआ 1 और 7 3 10 और 1 11 हो गया, तो 2 के पास दशमलव पॉइंट आ जाएगा, तो 1.10 वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए अभी सुन लीजिए एक बार, इसमें आपको क्या करना है कि ई नॉट सेल आपको Zn और Cu में बताना, जिसमें आपसे पूछी जाए तो आपको केवल ये, अगर हमारी ट्रिक आपको पता है तब आप विद इन सेकेंड आंसर निकाल पाएंगे, नहीं पता है तो बेटा मुंह फैलाए बैठे रहोगे। दूसरी बात आपको बताएं, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है ना, तो अकॉर्डिंग टू मी क्या करेंगे, ज्यादा माइनस कम कर दोगे। ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, ई नॉट सेल बराबर ज्यादा माइनस कम, ये तो ध्यान रहेगा। अगर ये भी नहीं ध्यान है तो बेटा फिर तुम कतई बकलोल हो फिर। तो अब क्या करना है, ज्यादा माइनस कम। अब देखो ज्यादा तुम्हें वैल्यू तो Zn और Cu के बीच में ही तो हमने पूछी है, तो तुम्हें दिख रहा है Cu की वैल्यू है 0.34, ये वैल्यू है माइनस का 0.76, तो आप बेटा माइनस में वैल्यू जितनी ज्यादा होती है ना वो उतनी ही कम होती है, तो ज्यादा माइनस कम कर दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो ज्यादा माइनस कम की आंसर आ गया, बात समझ में आ गई है, नोट डाउन करो बेटा। अब जो इक्वेशन हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, नर्स्ट इक्वेशन महा इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर यदि आप 2026 भी लिख लें तब भी कमी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। अब होगा क्या, कोई भी आपके पास रिएक्शन है, जैसे एक हमने जनरल रिएक्शन बताई है Mn प्लस एक्वस, इसके पास N इलेक्ट्रॉन की कमी है तो N इलेक्ट्रॉन ले लिया और M सॉलिड बन गया। तो अब हमें क्या करना है, इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि बिंदी नहीं रखी है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके सेल के लिए, Mn प्लस से M सॉलिड के लिए, तो Mn प्लस से M सॉलिड के लिए। ई नॉट सेल इस वाली रिएक्शन के लिए माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आपको पता है इसमें, इस रिएक्शन में यही बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें किसी भी प्रोडक्ट हो चाहे कोई भी रिएक्टेंट हो, उसकी कंसंट्रेशन अगर सॉलिड में है तो आपको उसकी कंसंट्रेशन को 1 मानना है, उसको नहीं नोट करना है फिर। बट कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड M, ये M सॉलिड है ना, इसकी कंसंट्रेशन को क्या मान लिया हमने, यूनिटी 1 मान लिया। तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक तो सेम है, MS की जगह पर क्या रख दिया, 1 रख दिया, 1 अपॉन Mn प्लस, ये कंसंट्रेशन में आ गया। अब M E नॉट, ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं, ऑलरेडी बीन डिफाइन, इसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। कैसे निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड, अगर वो भी नहीं ध्यान है तो कहते तुम टोपा हो फिर, तो तुम उसमें लिख सकते हो ना ज्यादा माइनस कम, उससे भी निकाल सकते हो। तो फिर R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू ये होती है, या फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये होती है, T टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को केल्विन रखना होता है, Mn प्लस जो होता है ना वो कंसंट्रेशन होती है इस स्पीशीज की। इतना समझ में आ गया, इतना नोट करिए, फिर इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं अभी भाई। उसमें हमने आपको जहां से छोड़ा था वहीं से आप देखिए, इन डेनियल सेल, अब डेनियल सेल बताते हैं, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी गिवन कंसंट्रेशन,
कोई भी कंसंट्रेशन अगर आपको गिवन है तो उसके लिए अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बतानी है तो Cu प्लस और Zn प्लस, ये बेटा डेनियल सेल होती है। अब कैथोड पर क्या होता है, कॉपर की इक्वेशन करवाई तो ये बनी, एनोड पर जिंक होता है तो उसकी इक्वेशन ये बनी। कैसे बनी ये इक्वेशन हम स्टार्टिंग में आपको एक जनरल इक्वेशन से बता चुके हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर द सेल पोटेंशियल, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर Cu में से पहली वाली इक्वेशन में से सेकेंड वाली इक्वेशन को माइनस किया, पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को माइनस किया। तो देखो पहली वाली इक्वेशन ये लिख ली, दूसरी वाली इक्वेशन ये लिख ली हमने, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन आ सकता है वो ले लिया, यहाँ से इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया और RT/2F को निकाल लिया। ये देखो RT अपान ये कॉपर वाली सेल हो गई, जिंक वाली सेल हो गई और RT/2F बचा क्या, 1/Ln 1/Cu डबल प्लस माइनस Ln 1/Zn डबल प्लस बचा। तो ई सेल निकालना है, ये बेटा आपको पता है ये कैथोड है ये एनोड है, कैथोड माइनस एनोड आपको पता है ई नॉट सेल होता है, कैथोड माइनस एनोड ई नॉट सेल होता है, माइनस का RT/2F Ln Zn प्लस 2/Cu+2 हो जाता है। देखिए अब यहां से अगर आप क्वेश्चन अपना इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो हो तो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन इतनी टफ कैलकुलेशन बन जाएगी तो हमें लगता है शायद मुश्किल है आंसर आ पाए सही। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं R, T और F की वैल्यू पुट करता हूँ। R की वैल्यू हमने आपको बताई है 8.314, टेम्परेचर आपको इसमें 298 केल्विन रख दो क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल मानते हैं तो फिर डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज कर दिया। फैराडे की वैल्यू भी आपको पता है 96,500 होती है, क्या समझ में आ गई है। अब क्या करना, अगर ये तीनों ही वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो बेटा हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं ई सेल बराबर, आपका आंसर आएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 log Zn+2/Cu+2, यहाँ पर Zn+2 यहाँ से फिर से लिख देते हैं, यहाँ से ये आपका आंसर जो आएगा वो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 log Zn+2/Cu+2। ये इक्वेशन फाइनल आपकी बन गई, नर्स्ट इक्वेशन ये आपकी सिद्ध भी हो गई। इस इक्वेशन से आप क्वेश्चन लगा सकते हो। देखिए क्वेश्चन का वीडियो हम आपको इस चैप्टर में आज तो हम क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम इसी चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको और ट्रिक के साथ बताएंगे ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए, क्वेश्चन को कैसे लगाना है, फार्मूलों को कैसे अप्लाई करना है वो भी। यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए बेटा, यन क्या है, यहाँ पर बेटा यन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ है रिएक्शन में, वही यहाँ पर एन का नंबर होता है। तो ये नर्स्ट इक्वेशन थी, नोट कर लो बेटा। अब नेक्स्ट बेटा आता है डेरिवेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। ये भी महा इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 नंबर में बहुत पूछा जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, देखिए ये आपके पास कोई भी इक्वेशन है, इसमें क्या क्या इक्विलिब्रियम जैसे कंडीशन आती है तो बेटा ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है। ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ई सेल की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपको पता है आपके पास इक्वेशन थी ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट थी ना रिएक्शन। तो इसमें क्या था, ई सेल की तो वैल्यू हमने 0 कर दी, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/2F log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बात समझ में आ गई है। अब ये तो वैल्यू 0 है तो इसको इधर लिख लिया, ये बराबर के उधर जाएगा, नेगेटिव का तो पॉजिटिव का हो जाएगा। बट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी बेटा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है ना, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, केसी बोलते हैं। ये हमने आपको 11th में पढ़ाया था। टेम्परेचर बेटा 298 केल्विन रखेंगे, कौन सी वाली, इस वाली इक्वेशन में जब आप टेम्परेचर को पुट करोगे, R की वैल्यू पुट करोगे और F की वैल्यू पुट करोगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.059/2 log इसकी जगह पर, देखो इसकी जगह पर जो वैल्यू आएगी वो 0.059/2 आएगी।
लॉग लॉग है, और इसकी जगह पर क्या आएगा, ये देखो केसी आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 1.1 आ जाएगा। लॉग केसी बराबर 1.1 इंटू 2 अपन, यहाँ से जब इसको रीअरेंज करेंगे तो लॉग केसी की वैल्यू 37.288। बेटा लॉग हटाएंगे तो इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अब एंटी लॉग कैसे लिया जाता है इसकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक बताएंगे। जनरल फार्मूला ई नॉट सेल बराबर 2.303 RT अपन NF लॉग केसी आएगा। और एक बात सुन लीजिए, यहाँ पर कुछ बच्चों की समझ में नहीं आ रहा होगा ये 2 कहाँ से आया। बेटा इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ है, इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ है वो 2 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ है। देखिए यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। जो हमारे थ्योरी हेडिंग है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, डेल्टा जी आर इक्वल टू माइनस का एन ई सेल एफ होता है। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन थी जो कि डेनियल सेल वाली है। इस रिएक्शन के लिए देखिए एन की वैल्यू क्या होगी 2, बाकी तो बेटा सब सेम ही है। एन की वैल्यू 2 क्यों होगी, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का ही एक्सचेंज हुआ है। अगर मान लो इस रिएक्शन को कर दिया हमने डबल, इस रिएक्शन को क्या कर दिया डबल, देखो ये 2 मॉलिक्यूल हो गए। जब बेटा एक मॉलिक्यूल के लिए आपको 2 चार्ज की आवश्यकता पड़ती है, तो जब आपने रिएक्शन डबल कर दिया तो चार्ज कितनी की आवश्यकता पड़ेगी 4। तो देखो n की जगह पर केवल हमने 4 लिखा, बाकी सब कुछ सेम है। If the concentration of all the reacting species is unity, मान लो जितनी भी स्पीसीज यहाँ रिएक्ट कर रही हैं, जितनी भी स्पीसीज इसमें रिएक्ट कर रही हैं, और यदि उनकी सभी की कंसंट्रेशन को हम 1 मान लें तो ई सेल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई नॉट सेल के बराबर। अब ई सेल की जगह पर क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल, तो डेल्टा जी आर नॉट बराबर माइनस का एन ई नॉट सेल एफ, या डेल्टा जी आर नॉट बराबर माइनस का आर टी एल एन के भी। ये फार्मूला आपका आ जाएगा। ये डेरिवेशन है जो कि कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट जो हेडिंग है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इसमें केवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो हमने यहाँ पर आपको फार्मूले लिख दिए बता रहेगा। रेजिस्टेंस बराबर आर बराबर रो एल अपान ये होता है, रो रेजिस्टिविटी होता है, ये लेंथ होता है, ये जो है वो एरिया होता है। कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी बराबर होता है 1 अपान आर, इसको ए अपान रोयल लिख सकते हैं या कप्पा ए अपान एल भी लिख सकते हैं। सेल कांस्टेंट को जी नॉट कहते हैं, एल अपान ए होता है या फिर आर इंटू कप्पा होता है। के बराबर कप्पा यहाँ से सेल कांस्टेंट अपान आर इंटू जी नॉट अपान आर। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा अपान सी होता है। अगर मोलर कंडक्टिविटी को सेंटीमीटर माइनस क्यूब लीटर में लिखना है तो बेटा केवल कुछ नहीं करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी, कप्पा इंटू 1000 अपान मोलेरिटी। एम को क्या कहते हैं यहाँ पर, मोलेरिटी है, इसको आप लिख सकते हैं मोलेरिटी। ठीक है, और मोलेरिटी क्या होती है सोल्यूशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। बेटा इस चैप्टर में अब हम लोग पढ़ते हैं, लगभग लास्ट ही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखो ट्रिक से बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। तो देखो लिखा है लिक, बा, सर, का, ना, मग, अल, मन, जिक्र, फिर उनका, निकला, कदम लड़खड़ा गए, कोई नहीं सामने, पर लगता है वो आगे, कुमकुम हमसे आज पढ़ने आई। अब देखो ध्यान से सुनना, ये लिखा है बेटा लिख, बा, सर, का, ना, मग, अल, मन, जिक्र, फिर उनका, निकला, कदम लड़खड़ा गए, कोई नहीं सामने, पर लगता है वो
आ गए, कुमकुम हमसे आज पढ़ने आइए। ठीक है, देखिए, लिख बा सर का नाम मग अल मन जिक्र, फिर उनका निकला कदम लड़खड़ा गए, कोई नहीं सामने ऐसे, पर मतलब भी लगता है का मतलब हाइड्रोजन, कुमकुम हमसे Hg आज पढ़ने आए। ये बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है कि ऊपर जितना एलिमेंट ऊपर होगा उसका होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन, और जो एलिमेंट जितना नीचे होगा उसका उतना ही ज्यादा होगा रिडक्शन। मतलब जो एलिमेंट जितना ऊपर होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, और जो जितना नीचे होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये बेटा थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इस वीडियो में बेटा हमने आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितने भी जो आपके बोर्ड या फिर नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे वो तो हमने सब आपको बता दिए हैं, लेकिन इस चैप्टर के अभी क्वेश्चन रह गए हैं। तो क्वेश्चन हमने कुछ ही करवाए, क्वेश्चन नहीं करवाए। हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में, पूरी वीडियो जो है वो क्वेश्चन की ही होगी, और क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको उसमें ट्रिक्स भी बताएंगे। और इसमें कुछ चीजें जैसे थ्योरी वाली रह गई हैं, जैसे बैटरी है, फ्यूल सेल है, कोरोजन है, ये बेटा आप खुद अपने आप पढ़ लेना, क्योंकि ये थ्योरी वाला है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं, रटने वाला है। तो फ्यूल सेल हो गया, कोरोजन हो गया, बैटरी जो होगी, प्राइमरी बैटरी होगी, सेकेंडरी बैटरी हो गई, ये आप लोग खुद पढ़ लेना है। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो वीडियो बेटा हमारी होगी इसी चैप्टर पर, लेकिन क्वेश्चन पर होगी। उसमें टोटल क्वेश्चन करवाएंगे और ट्रिक के साथ करवाएंगे। जो क्वेश्चन आप एक पेज में करते हो उसको हम दो लाइन में करके दिखाएंगे और ट्रिक के अनुसार बताएंगे। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल में बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखते रहिए। और बहुत जो भी अपने आप सुझाव देना चाहते हैं वो आप अपने सुझाव मैसेज के द्वारा आप हमें दे सकते हैं, और वीडियो में बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।